नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अरुणेश यादव आज आपके लिए एक नया मुद्दा लेके आया हूँ। कह सकते हैं कि मुद्दा बड़ा हॉट है और बाकी सब डॉट डॉट है। मुद्दा है आज जो रैली में योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान रहा कि हमारी सरकार बनने के बाद यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो व्यक्ति आवारा पशुओं को, गाय को या सांड को रखेगा तो उसको वो एक श्रम निधि के तहत 900 रुपए मासिक उसके अकाउंट में डाले जाएंगे। ये मुद्दा है। और दूसरा, एक फोटो ट्विटर पे कल से चल रही है जिस फोटो में रूस के विदेश मंत्री का एक बयान है कि अगर को यूक्रेन में फंसे हुए कुछ लोगों को लोगों के बारे में है कि अगर वो लोग भारत का झंडा लगा के अपनी बसों में या वाहनों से वहां से निकलेंगे तो उसे रूस की सेना नहीं रोकेगी और उसको सकुशल यूक्रेन से बाहर निकाला जाएगा। तो उसका भी फैक्ट चेक हुआ तो वो खबर भी झूठी निकली, जिसमें ट्विटर पे तमाम जो बीजेपी के लोग हैं वो कहते हुए नजर आए हैं कि कुछ तो दम है चाय वाले में, और ये वो तमाम इस तरह की चीजें चल रही हैं। और इसके साथ आज पांचवें चरण का मतदान भी कंप्लीट हुआ है। तो इन सब चीजों को मिला जुला के आज हम लोग बात करेंगे। तो अपनी बातों को थोड़ा सा संक्षेप में शुरू करते हैं जी। आज योगी आदित्यनाथ जी ने रैली में साफ तौर पे कहा है कि जो व्यक्ति आवारा पशुओं को रखेगा तो उसको एक सम्मान निधि या श्रम निधि के तहत 900 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। तो इससे एक चीज स्पष्ट हो गई कि योगी आदित्यनाथ जी की जो 5 साल की बीजेपी सरकार रही उसमें आवारा पशुओं की समस्या रही। जो इनके वादे थे, जो इनके दावे थे कि हम आवारा पशुओं के लिए शेल्टर हाउस बना रहे हैं, तो वो दावे खोखले निकले। तमाम उत्तर प्रदेश की जनता, जैसे कि हम जानते हैं कि 70% से ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनता सिर्फ खेती और किसानी पे निर्भर करती है। पंजाब और हरियाणा की तरह यहाँ का जो किसान है वो बड़ा किसान नहीं है। यहाँ का किसान छोटा किसान है, कोई 2 बीघे का किसान है, कोई आधे एकड़ का किसान है, कोई 1 एकड़ का किसान है, कोई 2 एकड़ का किसान है, और कुछ ऐसे किसान है जिनके पास अपनी जमीन नहीं है और वो बटाई पे काम करते हैं। बटाई मतलब किसी और की जमीन लेकर उस पे फसल उगाते हैं, और जब बाद में फसल उग जाती है तो उसका आधा आधा उनको मिल जाता है। अब जो आवारा पशु में सांड है, गाय है, इन लोगों ने पिछले 5 साल में तमाम ये चीजें देखने में आई है कि पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा फसलों का नुकसान किया है। और जो किसानों को पहले मान लीजिए 1 एकड़ खेती में अगर 5 कुंटल या 6 कुंटल गेहूं हो जाया करता था, तो वही फसल अब आधी रह गई है। किसी भी फसल की हम बात करें तो एक ये समस्या देखने में आई है, और इसको योगी आदित्यनाथ जी ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वीकार किया। और दूसरी तरफ अगर किसान सम्मान निधि की बात की जाए तो किसानों को सम्मान निधि के रूप में शायद 500 या 1000 रुपए महीने का दिया जाता है। तो एक सवाल यहां खड़ा हो रहा है कि क्या इंसान की और एक पशु की कीमत योगी आदित्यनाथ जी बराबर आंक रहे हैं? क्या इंसान के लिए 500 रुपए या 1000 रुपए सफिशियंट है, और वहीं पशु के लिए 900 रुपए? क्या उस आवारा पशु का 900 रुपए में एक महीने में खर्चा चल जाएगा? तो बहुत सारे कंट्राडक्शंस हैं, अपवाद हैं इस बयान में, और इस बयान के कई मायने हैं। कई मायने इस तरीके से हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने अभी तक कोई ये घोषणा नहीं की है कि हम जो हमारे प्रदेश में बेरोजगार युवा हैं तो उनको हम सम्मान निधि में क्या देंगे, या उनको हम बेरोजगारी भत्ता भत्ता के रूप में क्या देंगे। जो पुरानी सरकारें थी वो बेरोजगारी भत्ते के रूप में 1000 या 1500 रुपए युवाओं को दिया करती थी। इस तरह की घोषणाएं विपक्ष की कई पार्टियों ने की है कि युवाओं को हम ये देंगे वो देंगे, और पुरानी सरकारें ये देती भी आई है। जहां तक योगी आदित्यनाथ जी की बात की जाए तो उन्होंने पिछली सरकार में साफ तौर पे कहा था कि हम युवाओं को 70 लाख रोजगार देंगे, जिसमें से वो सिर्फ 4 लाख रोजगार दे पाए। 12 लाख सरकारी पद अभी भी खाली हैं, जिसमें सिर्फ पुलिस के ही 1.5 लाख पद खाली हैं। और अगर शिक्षकों की बात की जाए तो 2 से 2.5 लाख
प्राइमरी और जूनियर लेवल पे शिक्षकों के पद खाली हैं। मेडिकल क्षेत्र में बात की जाए तो डॉक्टर, नर्सेज और जो स्वास्थ्य कर्मियों के हैं वहां भी लाखों रिक्तियां खाली हैं। और नए जो सरकारी संस्थान बनाने की बात की जाए तो वहां भी योगी आदित्यनाथ की सरकार असफल नजर आई है। अब एक तरफ जो योगी आदित्यनाथ जी का बयान आ रहा है आवारा पशुओं को लेके, और दूसरी तरफ जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, जो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और वहां अभी भी हमारे 16,000 से ज्यादा बच्चे फंसे हुए हैं। इंडियन एयरलाइंस अभी सिर्फ 3 जत्थे, ये इस खबर को ले बोले जाने तक या मेरा ये वीडियो बनाए जाने तक सिर्फ 3 जत्थे में बच्चे आए हैं, और लगभग 600-700 बच्चों को ही सकुशल ले जा पाए हैं। तमाम ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें बच्चे मदद की गुहार लगा रहे हैं। तमाम ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें बच्चों को पैदल चलने पे विवश होना पड़ रहा है। सिर्फ जो यूक्रेन के बॉर्डर के आसपास है, यूक्रेन पोलैंड या यूक्रेन स्वीडन, जो कंट्रीज यूक्रेन से लगे हुए हैं उनके बॉर्डर के पास जो बच्चे हैं वो बच्चे ही निकाले जा सकते हैं। और जो लोग कीव राजधानी के आसपास जो बच्चे फंसे हुए हैं, तो उन बच्चों को कैसे निकाला जाए, उसके लिए सरकार क्या व्यवस्था करेगी, इसमें बीजेपी आईटी सेल का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी आईटी सेल ने कल एक फोटो वायरल किया है जिस फोटो में साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि रूस के विदेश मंत्री ने कह दिया है साहब कि भारत का झंडा लगा हुई अगर कोई बस आएगी या कोई वाहन आएगा तो उसको सकुशल यूक्रेन से निकाल दिया जाएगा। कुछ तो दम है चाय वाले में, कुछ तो दम है मोदी जी में। तो मोदी जी का जो ये इस तरीके से सो कॉल्ड जो एक नरेशन तैयार किया जा रहा है, फैक्ट चेक के द्वारा इसकी साफ पुष्टि हो गई है कि ये जो फोटो है ये फेक है, ये जो खबर है ये पूरी तरीके से फर्जी है। बीजेपी आईटी सेल इस तरह की फर्जी खबरें पहले भी निकालता रहा है। चाहे वो किसान आंदोलन में जब मुजफ्फरनगर में रैली हुई थी तो अल्लाहू अकबर का जो नारा था, जो टिकैत साहब ने दिया था, जब वो फर्जी नारा निकाला गया, जबकि पूरा नारा ये था कि हर हर महादेव और अल्लाह अकबर, तो उसमें से हर हर महादेव को हटा दिया गया और सिर्फ अल्लाह अकबर को रखा गया। इसी तरीके से एक चन्नी साहब का जो वीडियो है वो भी एडिटेड था, राहुल गांधी जी का जो आलू से सोना वाला वीडियो है वो भी एडिटेड था। तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी आईटी सेल अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। प्रधानमंत्री जी भी अपनी विश्वसनीयता पूरी तरीके से खो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में हमेशा फर्क देखने में आया है। क्योंकि एक बात और मैं यहां जोड़ना चाह रहा हूं, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने उनका एक वीडियो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें मोदी जी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय तेलंगाना को आंध्र प्रदेश को बिजली जो मिलती थी, तेलंगाना को जो बिजली मिलती थी वो 11 रुपए पर यूनिट मिलती थी और अभी 1 रुपए 10 पैसे मिल रही है, जबकि 1 रुपए 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली कहीं भी नहीं मिल रही है। इस चीज को तेलंगाना के मुख्यमंत्री साहब ने आज सोशल मीडिया पर अपना वो वीडियो, मोदी जी का वो वीडियो दिखा के वायरल किया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री की नजर में प्रधानमंत्री विश्वसनीयता खो चुके हैं और तमाम जनता के सामने प्रधानमंत्री अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। और प्रधानमंत्री जी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो इस जो चुनाव में 5 राज्यों के जो महत्वपूर्ण 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों में तमाम जगह कहीं वो पिटते नजर आए तो कहीं उनको पब्लिक ने दौड़ाया है, वो दौड़ते हुए नजर आए, कहीं उनके हाय हाय के नारे लगते हुए दिखे हैं, कहीं उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, तो कहीं वो भरे मंच पे उठक बैठक लगाते हुए नजर आए, ये कहीं वो बुजुर्गों की तेल मालिश करते हुए भी नजर आए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 5 साल की क्या उपलब्धियां रही वो बताने की जरूरत नहीं है। 2 साल में जो कोरोना महामारी रही है इसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, सांसद, विधायक सब गायब रहे, सब नदारद रहे। जनता ने या विपक्ष के कुछ नेताओं ने अपने जो लिमिटेड, जो सीमित संसाधन थे, उन सीमित साधनों से लोगों को मदद करने की कोशिश की। उसमें भी बीजेपी सरकार ने जो लोग अपने सीमित साधनों और संसाधनों से
प्रवासी मजदूरों की और भूखे और जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर केस चढ़ करने का काम किया। तमाम ऐसे समाज सेवी लोगों के ऊपर केस किया गया है जो कि कोरोना महामारी के दौरान लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे। तो भारतीय जनता पार्टी का फलसफा साफ है कि हम तो जनता की सेवा नहीं करेंगे साहब, और हाँ, ना हम आपको करने देंगे। मोदी जी का जो नारा है ना खाऊंगा ना खाऊंगा, वो नारा थोड़ा सा मॉडिफाइड हो गया है कि ना तो हम जनता की सेवा करेंगे, और अगर कोई जनता की सेवा कर रहा है तो हम उसे जनता की सेवा करने भी नहीं देंगे। हाँ, सेवा हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं की, अपने मिनिस्टरों की, नेताओं के बच्चों की, चाहे वो अमित शाह के बेटे हों, जय शाह जी, उनकी काबिलियत आपने देख ली। उन्हें उनकी काबिलियत के जरिए ही बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया गया है, बड़े काबिल है वो। और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता मिनिस्टर हैं, ये देखने में आया है कि उनकी जो वेल्थ है या फिर जो उनके करोड़पति बनने का जो है, तो उसमें 24 से 26% का इजाफा हुआ है। और अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की बात करें तो इस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 99 विधायक प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके ऊपर अपराधों के जघन्य जघन्य अपराधों के मामले दर्ज हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति, नीयत और मंशा किस तरीके की है। मैं अपनी बातों को अभी यहीं विराम दे रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार जो 5वें फेज का जो चुनाव हुआ है, जिसमें कि 61 विधानसभा सीटों पे चुनाव हुआ है, जिसमें अयोध्या की अयोध्या जिले की सीटें महत्वपूर्ण हैं, प्रतापगढ़ की सीटें महत्वपूर्ण हैं, और इसके साथ तराई के 2-3 जिलों में भी चुनाव हुआ है। तराई का जो क्षेत्र रहा है, ये वो क्षेत्र रहा है जिसने भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा वोटिंग की है। लेकिन किसान आंदोलन के बाद से तराई के क्षेत्र में खास तौर से ये देखने में आया है कि किसानों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति नजरिया बदला है। तो अब जो लास्ट के 2 फेज रह गए हैं, 6वां और 7वां फेज, जिसमें पूरी पूर्वांचल की बेल्ट रहेगी, तो अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी इज्जत और आबरू बचाने में कामयाब होगी। क्योंकि पिछले 5 फेज का जो मेरा आकलन है, वो आकलन ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब तक 293 सीटों पे चुनाव हो चुके हैं, और 293 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 50 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि साहब ऐसा है, जनता सब जानती है। जनता अगर आपको ऊपर उठा सकती है तो नीचे गिरा भी सकती है। आपको जरूरत से ज्यादा वोट दिया, 325 सीटें आपको 2017 में दी गई। केंद्र की बात की जाए तो वहां भी 350 से ज्यादा सीटें दी गई, सिर्फ इसलिए दी गई क्योंकि आप पिछले 5 साल से दुहाई देते रहे कि कांग्रेस ने ये किया, नेहरू ने ये किया, गांधी ने ये किया, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो अब आपको क्लियर मेजोरिटी दी गई, और क्लियर मेजोरिटी देने के बाद ये देखने में आया है कि आप सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए काम करते हुए नजर आए। आप आम आदमी के लिए काम नहीं कर रहे, आप गरीबों के लिए काम नहीं कर रहे, आप मजदूरों के लिए काम नहीं कर रहे। आपकी जो महिला सुरक्षा के दावे हैं वो पूरी तरीके से खोखले हैं। आपको जो बेरोजगारी दूर करने के जो दावे हैं वो पूरी तरीके से खोखले हैं। आपकी जो स्वरोजगार योजना है वो भी पूरी तरीके से फ्लॉप शो है। मैं अपनी बातों को यहीं खत्म करूंगा। बाकी तो आप सब जानते ही हैं कि सब मोदी जी की माया है। मोदी जी जो करें वो ठीक है, और जो विरोध करे वो देशद्रोही है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है। मेरी बातें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब